Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको वो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना। जैसे आप लोग ये चैनल टाइप करोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा। 1,20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी उस चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित अगर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कोई प्रीलिम्स या मेंस में सवाल पूछे हैं तो उन सवालों का एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हाँ हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे से संबंधित है और इस फाउंडेशन डे को लेकर काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आए हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। तो बात यहाँ पर की जा रही है कि छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी अवसर पर होता यह है कि 3 दिन का नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को रखा गया। तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हमने पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सा? नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। और इस पूरे फेस्टिवल का उद्घाटन 1 नवंबर को किया गया था, जिस दिन छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हुआ है। अब ये जो पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर में। इस पूरे फेस्टिवल में होता क्या है कि 1500 से ज़्यादा जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं वो इंडिया से तो आते ही हैं, साथ ही साथ में दुनिया भर से भी बहुत सारी कंट्रीज से ये आर्टिस्ट निकल कर आते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस इवेंट को होस्ट करने के लिए। तो इंडिया से तो बहुत सारे ट्राइबल आर्टिस्ट थे ही, इसके साथ साथ मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट, ये 10 देशों से भी काफ़ी सारे ट्राइबल आर्टिस्ट आए थे इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने के लिए। क्लियर हुई बात? ये तो हमारा पूरा का पूरा करंट इश्यू हो गया कि आखिरकार करंट अफेयर में क्या चल रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टैटिक डेटा की, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को लेकर जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है वो क्या क्या है? नंबर 1 थिंग, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से निकला है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करता था, बाद में यहाँ पर ये अलग अलग हुए, वैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश में से ही कार्व आउट कर कर निकाला गया है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से निकला है, उसके बाद जाके छत्तीसगढ़ बना है। ये काम कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के अंदर। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग निकल कर आया मध्य प्रदेश से और जाकर पूरा एक राज्य बना। इसमें 16 छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, मतलब ऐसे 16 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती थी। तो वो सब अलग हुए थे मध्य प्रदेश से। कब हुए थे? 1 नवंबर 2000 में। इसी वजह से हम लोग 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, छत्तीसगढ़ हमारे पूरे भारत में 10वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा राज्य है। इसका एरिया 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना सा फैक्ट याद रखना। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, वो क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ एक इम्पॉर्टेंट हब है। हब किस चीज़ का है? यहाँ पे स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। स्टील के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसका प्रोडक्शन भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखोगे भारत के अंदर जितना भी स्टील बनता है उसका 15% केवल और केवल छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह आती है, छत्तीसगढ़ के अंदर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ फेमस है अपने एग्रीकल्चर के लिए और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 80% तक लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनको रोज़गार मिला हुआ है। उसके बाद में इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ी मान्यता मिली हुई है,
बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ वाई छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा ही बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है, वो छत्तीसगढ़ कहलाता है। या इंग्लिश में पूछा जाए बाउल ऑफ राइस क्या कहलाता है, तो वो छत्तीसगढ़ कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर हो गया। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं यानी लोकेशन वाले। तो इसके आसपास कौन कौन से राज्य देखने को मिलेंगे? छत्तीसगढ़ के आसपास यानी इसके जो नेबर स्टेट्स हैं वो 7 राज्य इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश इसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, ओडिशा, इसको ओडिशा कर देते हैं, देन उसके बाद में झारखंड, देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ये कुछ राज्य हैं जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा इवेंट अभी होस्ट किया गया था। भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है ज़्यादातर, और उससे भी ज़्यादा आप देखोगे तो हिंदी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हिंदी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी यहाँ के ट्राइब्स की बात करें तो अलग अलग बहुत सारी आप कह सकते हो ट्राइब्स पाई जाती हैं। जैसे कि मोस्ट फेमिलियर ट्राइब जो है यहाँ की वो है मिरियम, देन उसके बाद बाएगा, देन कमर्स, देन हलबास, देन गोंड्स, फिर उसके बाद भूमजा, कंवर। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो बहुत सारे अच्छे क्या सभी अच्छे त्यौहार हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको त्यौहार देखने को मिल जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जिनका सेलिब्रेशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, उसके बाद कोरिया मेला हो गया, देन उसके बाद फागुन वदाई हो गई, मदाई फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, इस प्रकार के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जाता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या इंपॉर्टेंट पैरा आता है, वो है मिनरल रिसोर्सेज। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है मिनरल का। जैसे कोयला यहाँ पे पाया जाता है, आयरन ओर यहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर डोलोमाइट भी पाया जाता है। और इन सब चीज़ों के अलावा छत्तीसगढ़ में अलग अलग मिनरल्स के भंडार हैं। जैसे बॉक्साइट का भंडार यहाँ पर देखने को मिलेगा, बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं छत्तीसगढ़ में, लाइमस्टोन के रिजर्व्स हैं, फिर उसके बाद क्वार्टजाइट के रिजर्व्स हैं। तो ये सारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं स्टेट के अंदर, यानी छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं। इस छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 35.4% तक टिन के ओर रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। जो टिन होता है ना, उसके ओर रिजर्व्स भी, मतलब उसके भंडार भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। मतलब भारत के अंदर जितने भी यहाँ पर टिन के ओर रिजर्व्स हैं उसका 35.4% रिजर्व केवल और केवल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ एक लौता ऐसा राज्य आपको देखने को मिलेगा जो कि टिन कॉन्सेंट्रेट को भी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं। तो जैसे कि महानदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, और इसमें से भी जो महानदी शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, साबरी, लीलागर, उसके बाद हासदो, पैरी, सोनदुर, ये मेन रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। तो इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया, और कांगेर वैली नेशनल पार्क हो गया। ये छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इन नेशनल पार्क्स के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती हैं। इन सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पे मैं भी रीड ही करूँगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर इसको खुद से रीड कर लेना, PDF के अंदर इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। टाइगर रिजर्व की बात करें, यानी कि यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, बिल्कुल हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भरपूर मात्रा में है। अब टाइगर रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, इसने क्या किया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को कंबाइन एरियाज जो है ना, इन दोनों का जो कंबाइन एरिया है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है। तो बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो टाइगर रिजर्व कैसे बनता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोल पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कंबाइन एरिया है वो मिलाकर यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये पूरा स्टेट मैंने आपको दिखा दिया छत्तीसगढ़ का। इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं। ऊपर उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश, इधर उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र। ये सारे इसके नेबरिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी कैपिटल यहाँ पर यह रायपुर हो जाती है। देन अब क्या एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था, उस सवाल को फटाफट देख लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आता है। ये पूछा गया था साल 2008 में, हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन क्वेश्चन आजकल काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, बहुत पुराने। इनफैक्ट 2005 का क्वेश्चन इस बार 2022 में फिर से पूछा गया था। आपको पता होगा, मैंने आपको समझा रखा है इसके बारे में। नाउ
अगर हम लोग बात करें इस सवाल में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में इन चारों में से कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर या फिर टिन। आपको दिख रहा होगा कि हमने चारों के नाम पढ़े थे अभी, तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों के चारों मिनरल्स नेचुरल वे में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसा सवाल बन जाता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, डिस्कशन किया जा रहा है टैकलिंग माल न्यूट्रिशन एंड हंगर फूड सिक्योरिटी के बारे में, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में। आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। देखो एक रिपोर्ट आती है 2021 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के तहत पता ये चलता है कि भारत ने बहुत सारे टारगेट सेट किए थे। टारगेट क्या थे कि हम लोग 2030 तक क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जो हंगर है, भुखमरी है, उसको टैकल करेंगे, उससे लड़ेंगे। जो कुपोषण है उससे लड़ेंगे। फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को खाना मिल पाता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिल पाता। अब जिनको मिल रहा है खाना, उनको 2 वक्त की जगह 1 वक्त मिल रहा है। अगर 1 वक्त भी मिल रहा है या फिर 2 वक्त भी मिल रहा है तो अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इन सारी परेशानियों से टैकल करने के लिए भारत ने एक, आप कह सकते हो, कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था कि 2030 तक हम इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। लेकिन जो साल 2021 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत ने जो भी गोल सेट किया था अपना, उस गोल को अचीव करने के ट्रैक पर इंडिया आज के टाइम पर चल नहीं रहा है। यानी कि जो गोल सेट किया था उस लाइन पे हमें चलना था, लेकिन इंडिया आज के समय पर उस पूरे गोल के ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं दे पा रहा है। हम लोग गोल के प्रति आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब मैं समझाता हूँ डिटेल से कि एग्जैक्टली क्या क्या बताया गया। पहली चीज़, इस रिपोर्ट ने बताया कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से भारत अपना फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स। हुआ ये, पुराने ज़माने में जो भी यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसलें थी, जैसे अमारंथस हो गया, बकवीट हो गया, माइनर मिलेट, फिंगर मिलेट, उसके बाद में पोर्जो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, पल्सेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हुआ करती थी, क्रॉप्स हुआ करती थी, जिनके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हुआ करता था। ये सारी फसलें उगाई जाती थी, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे आप कह सकते हो ये ट्रेडिशनल जो भी क्रॉप्स हैं हमारी, वो सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। अब आपने ये नाम नहीं सुना होगा, फॉक्सटेल मिलेट, पोर्जो मिलेट, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग जो नाम है ये नहीं आपने सुने होंगे। तो अब ये नहीं उगाई जाती। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि जो पुरानी वाली फसलें थी उनका इंपॉर्टेंस बहुत था, उनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत था, तो उनको हम लोग ग्रो करा करते थे। लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ ऐसी फसलों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है जिससे ज़्यादातर पैसा कमाया जा सके, बस, ठीक है ना। तो इस वजह से भी आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो न्यूट्रिशन है, इस जो हमें न्यूट्रिशन देना था लोगों को, उस वाले टारगेट से इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा है। दूसरा रीज़न है अनबैलेंस्ड डाइट। लोगों की जो डाइट है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बदल चुकी हैं। उसके बाद जो उनका डाइट है, और ना केवल इंडिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर डाइट चेंज हो चुका है। तो पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ये देखा है, ठीक है ना। तो एक कारण ये भी है। उसके बाद यहाँ पर मतलब इस कारण की वजह से भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल जाता है लोगों के अंदर। फिर उसके बाद में वेरियस फैक्टर्स की बात करें तो कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भुखमरी जैसी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारी अलग अलग एरियाज़ में लड़ाइयाँ चलती हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक शॉक हो गया, यानी कि इकोनॉमी का डाउन होना हो गया। उसके बाद में असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में अभी भी भुखमरी काफ़ी ज़्यादा है, और अपना इंडिया जो गोल है ना वो इसको अचीव नहीं कर पा रहा है इन सारे कारणों की वजह से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, वो ये बोलते हैं, राइटर कह रहा हूँ, आर्टिकल मेंशन करता है, वो ये आर्टिकल बोलता है व्हाट आर द रिलेटेड इनिशिएटिव। यानी जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये फूड इनसिक्योरिटी, तो इसको टैकल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स है जो कि भारत आज के टाइम पर चला रहा है, कैसे हम लोग भुखमरी को ख़त्म कर रहे हैं, इसको टैकल कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ पोषण अभियान। पोषण अभियान हमारी सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें हमारा टारगेट है कि हम लोग इंडिया को साल 2022 तक माल न्यूट्रिशन फ्री बना सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। माल न्यूट्रिशन फ्री मतलब इंडिया के अंदर कुपोषण बिल्कुल भी ना हो, तो पोषण अभियान इसलिए चलाया गया था। उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम चलाया गया, ये दूसरा इनिशिएटिव है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। इसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर टारगेट था कि हम लोग इंडिया के अंदर जो एनीमिया है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें।
अब एनीमिया क्या होता है? देखो आज के टाइम पर एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के अंदर हर दूसरी वेमेन जो है एनीमिया से सफ़र कर रही है। एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो एनीमिया को ख़त्म करने के लिए भी हमने एक टारगेट चलाया था, ये इसको लेकर एक पूरा इनिशिएटिव चलाया था, साल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर तीसरा कदम उठाया गया मिड डे मील स्कीम। यहाँ पर जो छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने मिड डे मील स्कीम्स का इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि जो एडमिशन स्कूल्स के अंदर वो बढ़ पाएँ, जो बच्चे उनको हम लोग एक अच्छा खाना दे पाएँ, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनिशिएटिव था। फिर उसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेकर आया गया। इसका मकसद था कि हम लोग जो भी यहाँ पर एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दे सकें, एक अच्छा और सस्ता अफोर्डेबल खाना दे सकें। ये हमारा टारगेट था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। उसके बाद एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने चलाया, वो था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंदर बोला गया कि जो 6,000 रुपये हैं वो डायरेक्टली प्रेग्नेंट वीमेन जो होंगी ना, उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि वो अपने पूरी तरह से ख्याल रख सकें। देन उसके बाद में एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, वो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो इसको हम लोगों ने 1975 में लॉन्च किया था और इस स्कीम का जो मकसद था वो क्या था, ताकि एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करवाया सके, एक प्राइमरी हेल्थ केयर बच्चे को प्रोवाइड करवाया जा सके, हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करवाया जा सके बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल से कम है, और उनकी मदर को ये सारा सपोर्ट दिया जा सके। इसलिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम को भी चलाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो कि भारत के अंदर चल रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन, हंगर जैसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो हमारा गोल था वो अभी अचीव नहीं हो पा रहा है। अब गोल अचीव नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है? नंबर 1 पॉइंट, आपको जो भी आपका पब्लिक फंड है उसको वापस से अलोकेट करना चाहिए। मतलब क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पब्लिक फंड है, जो भी पैसा आ रहा है सरकार की साइड से, उसका मतलब सरकार के पास पैसा जमा हो रहा है, लोगों का टैक्स जमा हो रहा है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, जो भी ये पैसों का अलोकेशन हो रहा है ना, उसको प्रॉपरली आपको एक पर्पसफुल तरीके से अलोकेट करना होगा। यानी कि जो भी हमारी फूड एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ है ना, इनका जो पर्पज़ है वो उसको हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी को कर सकें। उसके बाद में आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो मतलब जहाँ पर भी अभी पैसा खर्चा जा रहा है खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको वापस से देखो और उसमें अगर कोई भी कमियाँ हैं तो उसको सुधारने की कोशिश की जाए। फिर उसके बाद में एक कदम उठाना चाहिए, ब्रिजिंग गैप इन न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन। देखो इंडिया की जो डाइट है इसमें एक सबसे बड़ी कमी यह है कि चलो हम लोग यहाँ पर खा तो लेते हैं खाना, लेकिन दाल चावल मिल रहा है या फिर आप कह सकते हो कुछ और सामान मिल रहा है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि लोगों की डाइट के अंदर फ्रूट्स की कमी है, लेग्यूम्स की, नट्स की, फिश, डेयरी, इन सब चीज़ों की कमी देखने को मिलती है जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें बीमारी से बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये गैप क्रिएट हुआ है इस गैप को यहाँ पर भरना होगा ताकि लोगों के अंदर फूड इनसिक्योरिटी समाप्त हो सके। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई है इससे संबंधित आप देखोगे ना तो मेंस के अंदर सवाल पूछे गए थे, लगभग 3 सवाल, एक 2017 में, फिर 2021 में और 2022 में। ये सारे सवाल इसी चीज़ से संबंधित हैं, पॉवर्टी और हंगर से संबंधित हैं, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी मैंने आपको समझाया इसके बारे में, कैसे माल न्यूट्रिशन को टैकल किया जाएगा। उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे यहाँ पर ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो ये बेसिकली इसी टॉपिक से संबंधित सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि मेंस में पूछे गए थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड सिटीज़ डे के बारे में। तो हुआ क्या, वर्ल्ड सिटी डे को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। तो अभी 31 अक्टूबर निकला है, हम अभी नवंबर के मंथ में चल रहे हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड सिटीज़ डे को सेलिब्रेट किया गया। अब यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक डेटा आया है, ये बोलता है कि आने वाले समय में साल 2050 तक हर 10 में से 7 लोग शहर में रह रहे होंगे। तो यहाँ पर शहर के बारे में चर्चा करने वाले वर्ल्ड सिटीज़ डे के अंदर। तो वर्ल्ड सिटी डे का इतिहास क्या रहा है, देखो अब की बार का जो थीम है साल 2022 का वो है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इस प्रकार से यहाँ पर इसके बार इस थीम को देखने को मिलता है और थीम हमेशा डायरेक्टली रटना पड़ता है। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर, मतलब वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। हमने देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर अभी तक थीम नहीं पूछा गया। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें, वर्ल्ड सिटीज़ डे का इतिहास कैसा रहा है, तो 27 दिसंबर 2013 में
जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है UNGA, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड सिटी डे को एस्टेब्लिश किया था एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। तो जो पहला सेलिब्रेशन हुआ वर्ल्ड सिटी डे का वो हुआ था 2014 में। तब से हम लोग हर साल वर्ल्ड सिटी डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले रख दिया गया था। जो हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ना ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, इन्होंने यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुए 1976 के अंदर, और इन्होंने यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के डिसीजन को, ताकि एक वर्ल्ड सिटी डे को बनाया जाए, वर्ल्ड सिटी डे को सेलिब्रेट किया जाए। तो बेसिकली इसका जो नींव बहुत पहले का रखा गया, लेकिन 2014 में हमने सबसे पहली बार वर्ल्ड सिटी डे के बारे में चर्चा की है, सेलिब्रेशन क्या है। तब से हर साल वर्ल्ड सिटी डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन का एक हैबिटेट प्रोग्राम है, वो भी एक चीज़ यहाँ पे प्रमोट करता है कि जो हमारे पास में शहर है वो सस्टेनेबल शहर बनने चाहिए, और ये हमारा गोल भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 11वें नंबर का गोल है कि एक अच्छे शहर हमारे पास में हो। कैसे शहर हो कि वहाँ पे लोग रह तो रहे हों, क्योंकि शहर जितने होंगे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो लोग रह तो रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर शहरों में देखने को मिलती हैं वो प्रॉब्लम भी ना हो, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। तो इस वर्ल्ड सिटी डे का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग क्या कर सकें, शहर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस करेंट टाइम पर देखने को मिलते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसके ऊपर काम करें। कैसे हम शहर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो ओवरऑल अर्बनाइजेशन है, यानी कि शहरीकरण, आज के समय पर लोग शहर के अंदर बढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया जो यूनाइटेड नेशन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि साल 2050 तक हर 10 में से 7 इंसान शहर में रह रहा होगा। तो अर्बनाइजेशन लगातार अभी से बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये जो विकास होता है ना, ये क्या करता है, इस विकास के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप कह सकते हो वहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, आप बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हो, घर वगैरह बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है ना, या फिर जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस निकल कर आते हैं शहरों के अंदर इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस के दौरान। तो उन्हीं की प्रॉब्लम्स को हम देखें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ये हमारा मकसद होता है। और इसी मकसद के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है इट्स वर्ल्ड सिटी डे के तहत। और वर्ल्ड सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 31 अक्टूबर को। अब हम लोग बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चला रखे हैं अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, यानी कि जो शहरीकरण होता है, शहर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, शहर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स हम लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो गया, अमृत मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद में HRIDAY देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना देखने को मिलेगा, उसके बाद में कुछ और स्कीम्स देखने को मिलेंगी। ये जो स्कीम्स हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित हैं। शहर को ज़्यादा विकसित बनाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए हैं। इसके अलावा जब आप लोग देखते हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे सरकारी इनिशिएटिव हैं जो कि जो खासकर अर्बन पुअर एरियाज़ हैं, स्लम वाले एरियाज़ हैं, उनको डेवलप करने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल होता है हमारा समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल संबंधित है मच्छू रिवर से। अब मच्छू रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में आपको पता ही है, क्योंकि अभी लगभग 2-3 दिन पहले मच्छू रिवर के ऊपर जो पुल बना हुआ है गुजरात के अंदर, उस पुल को लेकर एक इंसिडेंट हुआ कि वो जो पुल है वो गिर गया। वहाँ पर लगभग 350 के आसपास जो लोग हैं उस पुल पर थे उस समय पर। अब जैसे ही वो अचानक से पुल गिरता है ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो पानी के अंदर गिर जाते हैं और लगभग 135 के आसपास लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखने को मिला है मच्छू रिवर के ऊपर। तो मच्छू रिवर के ऊपर जो पुल था वो सस्पेंशन ब्रिज था। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने डिस्कस किया कि आखिरकार सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन ब्रिज ही था ये जो कि कोलैप्स कर गया मच्छू रिवर के ऊपर, ये देखने को मिला करता था, लेकिन ये कोलैप्स किया, ये गिर गया, जिसकी वजह से 135 लोगों की जान जा चुकी है। मच्छू रिवर कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा गुजरात हो गया और गुजरात में यह है मच्छू रिवर, और मच्छू रिवर के बीच में यहाँ पर ये मोरबी का डिस्ट्रिक्ट है, ये मोरबी वाला एरिया है, यहीं पर आपको ये पुल देखने को मिलता है। ये पुल यहाँ पर गिर गया था, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात।
नाउ इसके ऊपर जो ब्रिज बना था वो सस्पेंशन ब्रिज था। इसको हम लोग झूलता पुल भी कहते हैं, यानी कि वो झूल रहा था लेकिन वो टूट कर गिर गया। क्यों? क्योंकि वो पुल बहुत पुराना था। कितना पुराना था? 1877 के समय का था। आप ये कह सकते हो कि 1879 में इसका उद्घाटन किया था उस समय के जो बॉम्बे गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने। तो आप इमेजिन करो अंग्रेज़ों के समय का ये पूरा ब्रिज। हालांकि इसके ऊपर रिनोवेशन करवाया गया था, एक कंपनी ओरेगो कंपनी से बोला था कि भाई आप इसको रिनोवेट कर दो, वापस से रिपेयर कर दो। हालांकि उस कंपनी ने कुछ किया नहीं है। बहुत सी रिपोर्ट्स ये आई कि उस कंपनी ने क्या किया, जब तक इस ब्रिज को बंद किया उस पर बस खाली पॉलिश वगैरह कर दी, केबल साफ़ कर दिया, काम खत्म। जबकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रिपेयरमेंट की आवश्यकता थी। तो यही एक लापरवाही, यही एक करप्शन जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। नाउ अब बात करते हैं आखिरकार ये सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है। देखो जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको तब समझ में आएंगे जब आप इस पिक्चर को देखोगे। अब इस पिक्चर को देखकर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अब सही है। यहाँ पर देखो, बिल्कुल बेस से देखते हैं। सबसे पहली बात, इस ब्रिज के अंदर आपको दो टावर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये टावर लगा हुआ है ना, एक टावर आपको ये देखने को मिलेगा। ये दो टावर्स नज़र आते हैं। इन दो टावर की मदद से ये पूरा का पूरा ब्रिज रुका हुआ है। इन दो टावर में से एक केबल जा रहा है। इस प्रकार से आपने ये केबल देखा है ना, ये जा रहा है एक केबल। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन केबल, और ये हो जाते हैं दो टावर। अब इस केबल की मदद से हमने छोटे छोटे तार टांग रखे हैं, जैसा आपको ये दिख रहा होगा। ये जो तार है ना, इसको बोला जाता है वर्टिकल सस्पेंडर्स। सस्पेंडर मतलब इसके आप कह सकते हो कि लटकाने मदद किया हुआ है इसने। तो और उसके बाद ये जो इसके नीचे आपको ये पूरा ब्लैक कलर का ब्रिज दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है डेक। क्या बोला जाता है? डेक, जिसके ऊपर लोग गुजरते हैं, जिसके ऊपर चढ़कर लोग गुजरते हैं, इसको बोला जाता है ब्रिज डेक। तो ये ब्लैक कलर का ब्रिज डेक नज़र आ रहा है। अब ये ब्रिज डेक कैसे रुका हुआ है? ये दो टावर हुए, टावर के बीच में से केबल गया, इस केबल में से छोटे छोटे तार और लटका है जिसको वर्टिकल सस्पेंडर बोला जाता है, और इन तारों से हमने अपने डेक को बांध कर रोक दिया। तो डेक इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पुल पर रुका हुआ है। क्लियर हो गई बात? लोग यहाँ पर घूमते हैं, फिर उसके बाद ये लोड पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और बात यह है कि इस ब्रिज के नीचे जो आपको बेस देखने को मिलता है, इसको कहलाता है, ये कहलाता है एंकोरेज। यहाँ पर ये एंकोरेज है, ये आपको एंकोरेज देखने को मिलेगा। इस एंकरेज के ऊपर टावर है, और फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये होता है हमारा सस्पेंशन ब्रिज, जो कि झूलता हुआ ब्रिज है, एक तरीके से झूल ही रहा है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से सस्पेंशन केबल्स के ऊपर झूल रहा है। वही बात यहाँ पर अब एक्सप्लेन करेगा ये पॉइंट्स के अंदर। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का ऐसा ब्रिज है जहाँ पर जो डेक होता है वो, यानी कि जिस पर लोग घूमते हैं, वो लटका हुआ होता है सस्पेंशन केबल्स के ऊपर और साथ ही साथ वर्टिकल सस्पेंडर्स के ऊपर, यानी कि सस्पेंशन केबल्स, वर्टिकल सस्पेंडर, और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा डेक। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। तो कैसे काम करता है समझ में आ गया। यही चीज़ यहाँ पर ऊपर एक्सप्लेन करी गई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, आपको मच्छू रिवर के बारे में पढ़ लेना है। मच्छू रिवर मैंने आपको अभी लोकेशन में ऊपर दिखाया था। मच्छू रिवर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो मच्छू रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मच्छू रिवर निकलती है मदला हिल से, जो कि सुरेंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है गुजरात में। और मच्छू रिवर वहाँ से निकलकर लगभग बहती हुई जाकर रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ के अंदर गिर जाती है। इस मच्छू रिवर की अपने आप में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ हैं, जैसे बेटी, असोई, जम्बूरी, बेनिया, मछोरी, महा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है इस नदी की। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को लेकर यानी सहायक नदियों को लेकर प्रश्न बन जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा को लेकर बना था, ठीक है ना। अब ये पूरा ब्रिज कहाँ पर है? मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो थोड़ी सी बात मोरबी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मोरबी डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है, ये गुजरात के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये फेमस है किसके लिए? सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए। सेरेमिक इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर चीनी मिट्टी का जो सामान है ना, उसको लेकर ज़्यादातर काम किया जाता है, जो चीनी मिट्टी का सामान होता है। तो लगभग यहाँ पे बोला गया 70% के आसपास जो इंडिया का मतलब जो सेरेमिक्स होता है, जो चीनी मिट्टी का सामान होता है, वो यहीं पर वो चीनी मिट्टी प्रोड्यूस किया जाता है मोरबी के अंदर में। और जो चीनी मिट्टी की टाइल होती हैं, सेरेमिक टाइल्स होती हैं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इनको यहाँ पर बनाने के बाद में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज़ है हमारी, ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे मच्छू रिवर के बारे में समझ में आ गया, और सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है ये भी समझ में आ गया। एक ही आर्टिकल के अंदर 3 टॉपिक्स है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो
इसी के साथ में हम लोग अपने इस पर्टिकुलर सेशन को करते हैं समाप्त। ये थे हमारे आज कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स, और ऑब्वियस सी बात है मैंने कुछ ज़्यादा क्रिस्प और शॉर्ट रखने की कोशिश किया है, यानी कि सारी की सारी काम की चीज़ें आप लोग को यहाँ पर पढ़ाई गई हैं। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, और मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर से दिखाया करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।